नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो मैं आज एक नवीन सेशन और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। परीक्षा की दृष्टि से अक्सर आजकल थ्योरी वाले प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। लगभग योजनाओं से संबंधित जो करंट योजनाएं हैं, जो वर्तमान में चल रही योजनाएं, उनसे संबंधित है जो प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारी इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, आपकी जो तैयारी है उसे थोड़ा और मजबूत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा मुख्य विषय रहेगा, मुख्य टॉपिक रहेगा, जो राजस्थान में मृदा संरक्षण, सूखा काल एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित जो योजनाएं हैं वर्तमान में चल रही हैं, या जो संगठन इसके लिए सरकार द्वारा, चाहे केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी गई हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा जो संगठन तैयार किए गए हों, बनाए गए हों, उनका जो विस्तृत विवरण हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें, और जो भी मेरे भाई बंधु क्लास से हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखिए, सबसे पहले हमारे राजस्थान में बात आती है मरुस्थलीकरण की। तो लगभग राजस्थान का जो 61% एरिया है वो मरुस्थलीय है। तो इससे संबंधित जो प्रभाव पड़ते हैं हमारे पर्यावरण पर, जो राजस्थान का जो जलवायु चाहे बात करें हम, तो उससे मरुस्थल से वो भी प्रभावित होती है। तो उसके प्रभाव के बारे में सबसे पहले पढ़ें, तो फिर उसकी योजनाएं भी हमें पढ़ना थोड़ा आसान होगा। तो मरुस्थलीकरण का राजस्थान में पर्यावरण पर प्रभाव क्या रहा। तो मरुस्थल प्रसार से वनों का तीव्र गति से विनाश हुआ है, क्योंकि मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी भूमि को बंजर करके रख देता है, जिससे न तो कोई वृक्ष पनप पाता है, न कोई अन्य वनस्पति। तो भूमिगत जल स्तर में इससे अत्यधिक गिरावट भी आती है, निम्न अवकलन की संभावना रहती है, और कृषि योग्य भूमि का कम होना। जैसे में मरुस्थल का प्रसार होगा तो कृषि भूमि क्या है, कम होती जाएगी, और संपूर्ण भूमि को है, मरुस्थल है, हमें पहले भी बात कर चुके हैं भी, मरुस्थल है वो संपूर्ण भूमि को बंजर कर देता है, और जो अनुर्वर भूमि है या लवणीय भूमि जिसकी बात करें, उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिससे वह भूमि कृषि योग्य भूमि या उपजाऊ भूमि नहीं रह जाती, और जिससे खाद्यान्न में कमी होना वो इससे साधारण बात ही रहेगी, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ये भी। भूमि की कमी होगी तो खाद्यान्न उत्पादन होगा कहाँ, और चारागांव का क्षेत्र है उसमें भी कमी, और जलाऊ ईंधन में भी कमी, पेड़ पौधे वनस्पति कम हो जाएंगे, जिससे जलाऊ ईंधन में भी कमी होगी। अरावली की वायु पट्टियों से मरुस्थल का पूर्व में विस्तार। तो अरावली जो हमारा मरुस्थल है निरंतर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिसे मरुस्थल का मार्च भी कहते हैं। जो आने वाले समय के लिए बात करें, जहाँ हमारी जो राजस्थान की जलवायु पहले भी बहुत विकट है, और बात करें भविष्य की तो शायद और भी खतरे हैं जो अरावली के लिए पैदा हो सकते हैं, क्योंकि मरुस्थल है वो धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। अरावली की बात करें या अन्य जिलों की बात करें तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब देखिए, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यानी UNCCD का 1994 में पेरिस में गठन किया गया, और इसमें 197 देश शामिल हैं। इसमें कुल 197 देश हैं, और 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसम्य यानी UNCCD पर हस्ताक्षर किए। भारत ने कब इस पर हस्ताक्षर किए? 14 अक्टूबर 1994 को। और 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब? 17 जून को। तो WDCD वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डिस्ट्रिफिकेशन 17 जून 1995 को यह दिवस मनाया जाने लगा। और मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 की थीम की बात करें तो थीम पर बात करें, पीछे जो वनपाल का पेपर हुआ था, राजस्थान वनपाल का, उसमें जो योग दिवस है, विश्व योग दिवस 2025 है, उसकी थीम पूछ ली थी। तो अब चांस बनते हैं भी मरुस्थलीकरण रोकथाम पर जो कार्यक्रम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसकी थीम भी कई बार क्या है एग्जामिनर पूछ लेता है। तो भूमि को पुनः स्थापित करें और अवसरों को खोलें 2000, जो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 की मुख्य थीम रही। और 2010-20 से के दशक को मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया गया। और UNCCD COP 16, तो UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16वां सेशन का आयोजन 2024 में और याद सऊदी अरब में 2 से 13 दिसंबर 2024 के मध्य
किया गया। ये आपको ज़रूर याद रखना है। UNCCD का जो COP 16 सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो सऊदी अरब के रियाद में हुआ और 2 से 13 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ, जिसमें श्याम सुंदरी जानी बीकानेर को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। और इसका विषय जो इसकी थीम की बात करें तो वो हमारी भूमि हमारा भविष्य इसकी थीम रही। UNCCD COP 17 की बात करें तो मंगोलिया के उलान बटार में वर्ष 2026 में के अंत में इसका आयोजन होने वाला है, मंगोलिया के उलान बटार में। और राज्य में प्रमुख भूमि सुधार कानूनों की बात करें, अब भूमि सुधार कानून आते हैं इसके बाद, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कब आया? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तो 15 अक्टूबर 1955 को लागू। वर्ष 2020 से 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और यह अधिनियम तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय पारित किया गया। तो इस अधिनियम की जो पारित है यह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ और यह आया 1955 में। तो वर्ष 2020 से 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और यह तत्कालीन जो उस समय के मुख्यमंत्री थे यानी 1955 में मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय पारित किया गया। अब बात करें आगे, तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि भूमि का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से 23 मई 1956 को राजस्थान राजस्व अधिनियम पारित किया गया। इसके पारित होने से किसानों को अपनी भूमि पर हक मिला। तो 23 मई 1956 को जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू हुआ, इससे किसानों को क्या है, अपनी भूमि मिली, अपनी भूमि का हक मिला, जिससे वो खेती कर अपना जीवन यापन कर सके। और राजस्थान भूमि सुधार व जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम आया कब? 1952 में। राजस्थान जागीरदारी और विश्वेदारी अधिनियम, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान जागीरदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम कब? 1959 में। अब बात करें बंजर भूमि के एवज में, बंजर भूमि के संबंध में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो बंजर भूमि कहाँ है? जैसलमेर में पाई जाती है। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि की बात करें वो भी जैसलमेर में 54.8% भूमि है, 08% भूमि है जैसलमेर की, वो क्या है? बंजर है। और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। 0.17% हनुमानगढ़ की भूमि है वो बंजर है। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिभूमि की बात करें तो जिसमें कई बार क्या है, अपने एक एक सीजन के लिए या कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कई बार भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, अगर उसको खाली छोड़ें या उसमें खाद डालकर उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ें या सीधे खाली छोड़ दें, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति क्या है, पुनः जागृत होगी, तो वो भूमि क्या कहलाती है? कुछ समय के लिए कृषि भूमि को खाली छोड़ना जानना और वापिस उसमें बाद में कृषि की जाती है। तो ऐसी भूमि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो जोधपुर में सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला कौन सा है? जोधपुर। अब बात करें प्रमुख योजनाएं बंजर भूमि के जो संबंध में प्रमुख योजनाओं का निर्माण किया गया, तो केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम की समेकित, सबसे पहला कार्यक्रम है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम अपना पहला कार्यक्रम रहने वाला है। तो केंद्र सरकार ने इसी कार्यक्रम की शुरुआत 1989-90 में की और राजस्थान के 10 जिलों यानी जयपुर, सीकर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ और जैसलमेर और पाली में इसे 1992-93 में प्रारंभ किया गया समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। कितने जिलों में? 10 जिलों में कार्यक्रम की शुरुआत 1989-90 में हुई और इसे 1992-93 में प्रारंभ किया गया। इसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य रहने वाला है वो पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है, वनों की कटाई पर रोक लगाना। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में शुरुआत 10 जिलों में से शुरू किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत 1989-90 में हुई, लेकिन प्रारंभ 1992-93 में मुख्य रूप से इसे लागू कर प्रारंभ कर दिया गया। अब अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई और इस योजना में केंद्र का 75% तथा राज्य का 25% हिस्सा रहा। कौन सी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो केंद्र का कितना? 75% और राज्य का 25% हिस्सेदारी रही है। यानी बात करें इस हिस्सेदारी की, अगर 1 लाख रुपए
कोई ये कार्यक्रम लागू कर रही है सरकार, तो 1 लाख रुपए कुल लागत आ रही है उदाहरण के तौर पर, तो उसमें 75,000 रुपये है जो कौन देगा, केंद्र सरकार, और 25,000 रुपये कौन देने वाला है, राज्य सरकार। इसके लिए हमारी राजस्थान सरकार वहन करने वाली है। अब ये थीम पर भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी मुख्य थीम है। इस योजना से खेतों से मिट्टी के नमूने संग्रहित कर उनका विश्लेषण कर जो सोयल हेल्थ कार्ड है वो जारी किया जाता है, और से प्रति इस कार्ड का क्या है, प्रति 2 वर्ष पर नवीनीकरण होता है। क्योंकि हमारे राजस्थान में यह मुख्य जो भूमि है उसके बारे में या क्षेत्र के बारे में कहा जाता है भी। यहाँ यहाँ क्या है, अलग अलग मिट्टियाँ हैं, जो बड़े क्षेत्र में अलग अलग मिट्टियाँ देखने को मिलती है, तो उन मिट्टियों में क्या है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वो किसानों को नहीं पता चल पाता, और किसान क्या है, पैदावार है वो कम ले पाता है। तो उसके लिए सरकार ने ये मिट्टियों की जांच के लिए इसे सॉइल हेल्थ कार्ड मिट्टी जो ज़मीन का जारी किया जाता है, जिसको देखकर किसान जो उपयोगी पोषक तत्व है जिनकी कमी ज़मीन में है वो डालकर वो मिट्टी को उपजाऊपन को पुनः प्राप्त कर सके। तो योजना का उद्देश्य है मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता को जांच करने और किसानों को उनके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में उचित मात्रा की जानकारी देना तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा भी, किसान को जो ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी हो रही है उसकी सही जानकारी देना, ताकि किसान है जो वो सही उर्वरक और अन्य जो पोषक तत्व है जिन स्रोतों से प्राप्त होते हैं वो स्रोत इस्तेमाल कर किसान क्या है, अपनी जो भूमि है उसकी गुणवत्ता, जो उसकी उर्वरक क्षमता है वो पुनः हासिल कर सकें। और अगले पॉइंट पर बात करें तो राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, इसके राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के बारे में बात करें तो राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्य से 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तन कर राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड किया गया, और 11 फरवरी 2022 को इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया है। किस आधार पर, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बंजर भूमि चारागाह विकास समितियों का भी गठन किया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य के 8 जिले कौन कौन से, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं बीकानेर, और ITC व FES के समन्वय से इन जिलों में गठित त्रिस्तरीय बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों के सदस्यों से संबंधित भागीदारी क्षमता अभिवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है। तो बंजर भूमि के साथ साथ चारागाह विकास पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि जो मिश्रित कृषि है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो किसान है जो खेती के बाद सर्वाधिक जो डिपेंड रहता है, सर्वाधिक निर्भर रहता है, वो होते हैं उसके जो पशुधन हैं। तो पशुधन के लिए चारागाह विकास भी साथ साथ में किया जा रहा है। इसके लिए ये समिति और ये बोर्ड का गठन भी किया गया है। अब बात करें अकाल व सूखे से संबंधित योजनाएं और संस्थाएं, तो सहायता विभाग। अब अकाल की बात आती है, हमारा राजस्थान क्या है, हमेशा से ही अकाल झेलता आया है, तो उससे संबंधित तो मुख्य कुछ विभाग बनाए गए हैं, ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अकाल के समय में जो दुखंत जो बड़ा बहुत विकट समय होता है उसमें राहत पहुंचाई जा सके। तो सहायता विभाग की बात करें सबसे पहले, तो राजस्थान में सहायता विभाग की स्थापना 24 अक्टूबर 1951 को की गई। इससे पूर्व राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा संपन्न किए जाते थे। इससे पहले कौन करता था, जो राजस्व विभाग के अधीन एक अलग से शाखा होती थी जो इस कार्य को संपन्न करती थी। और 30 अप्रैल 1962 को अकाल संहिता तैयार की गई और सहायता विभाग ने उनके अनुसार कार्य प्रारंभ किया, और 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एवं संयुक्त विभाग के रूप में कार्य करते रहे। और इसी वर्ष दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। कब, 30 अप्रैल 1962 तक अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ कर दिया, और वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में, पहले खाद्य विभाग और सहायता विभाग दोनों एक थे,
लेकिन 1964 में ही दोनों अलग हो गए और सहायता विभाग का एक अलग अलग अस्तित्व कायम हुआ, जिससे लोगों को ज़्यादा राहत पहुंचाई जा सके। और 30 अक्टूबर 2023 को सहायता विभाग का नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 को सहायता विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया? आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया। और राज्य में होने वाली विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन एवं जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको राहत प्रदान करने का कार्य इसी विभाग द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन सा विभाग? आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। 30 अक्टूबर 2023 को सहायता विभाग से इसका नाम चेंज किया गया और 1964 को यह खाद्य विभाग से अलग हुआ। और 30 अप्रैल 1962 को अकाल संहिता तैयार की गई, जिसमें खाद्य विभाग और सहायता विभाग की स्थापना की गई। अब बात करें 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के बाद केंद्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था की गई, यानी क्राइसिस मैनेजमेंट की बजाय जोखिम प्रावधान रिस्क मैनेजमेंट की नीति अपनाई गई है। संकट प्रावधान की बजाय जोखिम प्रावधान की व्यवस्था की गई। अब बात करें सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP। यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1974-75 में प्रारंभ किया गया। महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। इससे कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। सूखा संभावित कार्यक्रम कब से स्टार्ट किया गया या किस समय या किस योजना के तहत? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1974-75 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और यह देश का पहला क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। और प्रारंभ में वित्तीय पैटर्न क्या रहा इसका? केंद्र और राज्य की 50-50 यानी 50-50 भागीदारी रही प्रारंभ में। यानी अगर इस लागत पर टोटल खर्च 100 रुपये आए तो दोनों केंद्र और राज्य सरकार 50-50 रुपये देंगे। और वर्ष 1999 से वे जो इसका वित्तीय पैटर्न क्या कर दिया गया? केंद्र तो 75% है और राज्य 25% इसके लिए जो जो भी लागत आएगी वो देगा। और प्रारंभ में इसे 10 मरुस्थलीय व 2 बांसवाड़ा व डूंगरपुर यानी दक्षिणी राजस्थान के जिलों में प्रारंभ किया गया। और 1982-83 में यह कार्यक्रम अरावली के पूर्व के 11 जिलों यानी अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक व उदयपुर के 32 ब्लॉकों में चलाया गया। और यह 1995-96 में इसमें 2 जिले भरतपुर का डीग खंड एवं अजमेर का विनायक खंड भी इसमें शामिल कर दिए गए। कब? 1995-96 में। सबसे पहले इसका गठन 1974-75 में प्रारंभ में वित्तीय पैटर्न 50-50 और 1999 में 75-25। और प्रारंभ में इसमें जिले कितने थे? 10 तो मरुस्थलीय जिले प्लस में 2 दक्षिणी राजस्थान के जिले। और 1982-83 में जो अरावली के पूर्व के 10 जिले और शामिल कर लिए गए, जिससे 11 जिले और शामिल कर लिए गए। और यह कार्यक्रम कितने 32 ब्लॉकों में चला दिया गया। और वर्ष 1955-56 में इसमें 2 जिले हैं। कौन से? अजमेर का विनायक खंड और भरतपुर का डीग खंड भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब इसका उद्देश्य फसलों के उत्पादन, पशुधन एवं भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और सूखाग्रस्त क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के साथ ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य रहेगा। और इससे समन्वित वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम भी इसमें समाहित कर दिया गया। कौन सा कार्यक्रम? समन्वित वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम। अब अगला कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मरु विकास कार्यक्रम कब? 1977-78 में। और यह 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। और प्रारंभ में इसका संपूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार यानी सेंट्रल सरकार द्वारा प्रारंभ में इसका जो केंद्र सरकार है वह इसका प्रारंभ में 100% सरकार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था। और अप्रैल 1999 से इसका वित्तीय पैटर्न केंद्र सरकार द्वारा 75% वहन किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 25% वहन इसके लिए किया जाता है। और इसका उद्देश्य रहने वाला है मरुस्थलीकरण को रोकना और परिस्थिति संतुलन बनाए रखते हुए भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना, वन विकास, चारागाह विकास एवं डेयरी विकास करना इसमें शामिल है। कौन से कार्यक्रम में? मरु विकास कार्यक्रम में मरुस्थलीकरण को रोकना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना और भूमि उत्पादकता में वृद्धि करना, वन विकास, चारागाह विकास और डेयरी विकास करना इसका जो उद्देश्य रहने वाला है। कब स्टार्ट हुआ मरु विकास कार्यक्रम? 1974-75 में इसकी स्टार्टिंग हुई, तो जरूर याद रखें। अब बात आती है इसे समन्वित वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया।
और अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा पॉइंट है, प्राकृतिक आपदा कोष कब गठन हुआ? 1990-91। इस कोष से प्रतिवर्ष केंद्र 31 करोड़ व राज्य 93 करोड़ रुपए जमा करते हैं और इस राशि को प्राकृतिक आपदाओं में खर्च किया जाता है। तो केंद्र सरकार इसमें 31 करोड़ रुपए देती है और राज्य सरकार 93 करोड़ रुपए इसमें प्रतिवर्ष जमा करते हैं, ताकि जो आपदा के समय है राज्य को काम आ सके। और राजस्थान राहत कोष जनवरी 2006 से प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष इसका कौन होता है? मुख्य सचिव। राजस्थान के जो मुख्य सचिव होते हैं, वर्तमान में मुख्य सचिव की बात करें तो कौन है? वीएन श्रीनिवास राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव है, जो इसके अध्यक्ष हैं राजस्थान राहत कोष के, वीएन श्रीनिवास। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राजस्थान में 1 अगस्त 2007 से लागू। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की बात करें तो 6 सितंबर 2007 प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री। और उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं को रोकने के उपाय करना। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या मानव जनित आपदाएं हैं उसे रोकने के उपाय करना। और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीआरएफ टीम आप देखते हैं कई बार दुर्घटना हो जाती है और जो क्या है वो ज़मीन से संबंधित हो, कई बार बोरवेल में क्या है बच्चे हैं, कोई है फंस जाता है या कोई मिट्टी में धंस जाता है, तो उसके लिए भी एसडीआरएफ टीम पहुंच जाती है। और बाढ़ में या अन्य आपदा अगर आती है तो भी एसडीआरएफ टीम है तुरंत पहुंच जाती है। तो इसका गठन हुआ मई 2016 में और मुख्यालय इसका गादोता जयपुर में। एसडीआरएफ का मुख्यालय है गादोता जयपुर में। राज्य आपदा मोचन निधि, इसमें भारत सरकार व राज्य सरकार का अंशदान 25% है। 75-25 राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा है। अब बात आती है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 की अनुपालना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में डीडीएमए की स्थापना 6 सितंबर 2007 को की गई। और इस अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन राज्य सरकार प्रत्येक जिले में अधिसूचना जारी कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करती है, ताकि आपदा के समय यह प्राधिकरण है जो वहाँ के निवासियों को, वहाँ के पीड़ितों को लाभ या राहत पहुँचा सके। इसमें अध्यक्ष और सदस्य समेत 7 से अनाधिक होंगे। और जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट इसका पदेन अध्यक्ष होने वाला है। और स्थानीय प्राधिकारी या निर्वाचित प्रतिनिधि की बात करें, पदेन सह अध्यक्ष। और पुलिस अधीक्षक होंगे, वो होंगे सदस्य होंगे। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, इसके पाँचों वर्ष काल पड़ा था। यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, बड़ी कठिन रही थी। 85 से 90 तक 5 वर्ष काल पड़ा था। और इसका नारा था भोजन, काम और उत्पादन, इसका मुख्य नारा रहा। और खेड़ाऊ की बात करें, खेड़ाऊ या गोलू अकाल पड़ने पर मवेशियों को लेकर अन्य प्रदेशों की ओर चारे पानी की खोज में जाने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? खेड़ाऊ या गोलू कहलाता है। अब राजस्थान की प्रमुख आपदाओं की बात करें, कौन कौन सी आपदाएं राजस्थान में अब तक आई है? तो खेड़ाऊ क्या कहलाता है? जो अकाल पड़ने पर मवेशियों को लेकर, यानी जो गाय पशु अन्य होते हैं उनको लेकर चारे पाने की खोज में जाने वाला व्यक्ति खेड़ाऊ या गोलू कहलाता है। अब राजस्थान की प्रमुख आपदाएं, तो जयपुर में बाढ़ आई कब? 1981 में। 19 जुलाई 1981 को जयपुर में एक ही दिन में 326 मिलीमीटर यानी 13 इंच वर्षा हुई, जिससे बाढ़ के हालात बन गए। और उस समय अमानी शाह नाले यानी द्रव्यवती नदी के पास जितने भी घर थे वो सब बह गए थे। तो जयपुर में कब बाढ़ आई? 1981 में। कवास बाड़मेर में बाढ़ अगस्त 2006 में। बाड़मेर के कवास व मलवा गांव इस बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुए और इस तबाही में 100 से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी। अब कई बार प्रश्न भी इसमें पूछ लिया गया, शायद 2007 में लगभग 2007 के लगभग जो आरएस की परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया कि अगर अरावली की पहाड़ियों में भारी बरसात हो तो बाढ़ कहाँ आएगी? अरावली की पहाड़ियां हैं जो, उसमें बरसात हो तो बाढ़ आएगी कहाँ? कवास बाड़मेर क्षेत्र में से पुष्कर की पहाड़ियों में, सॉरी अरावली नहीं, पुष्कर की पहाड़ियों में अगर भारी बरसात हो तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो कवास क्षेत्र में, कवास बाड़मेर क्षेत्र में इसे बाढ़ आ जाएगी। तो अजमेर दरगाह में विस्फोट 2007 में। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उस परिसर में, जो दरगाह के परिसर में बम के विस्फोट हुआ, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 11 अक्टूबर 2007 को। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो हमारा पॉइंट है, जयपुर में सीरियल बम विस्फोट 13 मई
जो 2008 को जयपुर के घनी आबादी क्षेत्र में हवा महल के निकट त्रिपोलिया बाजार, जोहरी बाजार, मानक चौक और बड़ी और छोटी चौपड़ा उसमें 12 मिनट में 8 सिलेंडरों के जरिए श्रृंखलाबद्ध 8 बम विस्फोट हुए और एक बम निष्क्रिय पाया गया। जब कब 2008 में। और देवरी की नाल सड़क दुर्घटना 2007 सितंबर 2007 में राजसमंद से रामदेवरा जाते समय देसूरी की नाल पंजाब माइंड पर टेलर खाई में पलटने से लगभग 108 लोगों की मृत्यु हो गई और यह राजस्थान का सबसे बड़ा सड़क हादसा था। बार बार सड़क दुर्घटनाएं होने के कारण यह सड़क खूनी सड़क कहलाती है। कौन सी? देवरी की नाल सड़क दुर्घटना 2000 जो देवरी की नाल सड़क है वो खूनी सड़क कहलाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग में जो मंदिर है उसमें भगदड़ मची थी कब? 2008 में 30 सितंबर 2008। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो 30 सितंबर 2008 को जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में स्थित चामुंडा माता मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भगदड़ मचने से 216 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई और इस हादसे की जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया, जिसमें 2011 में रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सका। और सीतापुर आईओसी अग्निकांड कब? 29 अक्टूबर 2009 को जयपुर में के सीतापुर में स्थित इंडियन ऑयल के तेल डिपो में भीषण आग लगी, जिसमें 12 लोगों की जान गई। और भूंगरा गैस त्रासदी 8 दिसंबर 2022 को जोधपुर के भूंगरा गांव में एक शादी समारोह में गैस सिलेंडर विस्फोट में 35 से अधिक लोगों की जान गई। और भांकरकोटा गैस टैंकर हादसा 2024 20 सितंबर 2024 को जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी टैंकर और ट्रक के बीच जो टक्कर हुई, उसके बाद विस्फोट में लगभग 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 40 वाहन जलकर मौके पर राख हो गए। और चंबल पुल हादसा दिसंबर 2009 को राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र यानी NH क्षेत्र पर कोटा उदयपुर राजमार्ग पर कोटा के निकट चंबल नदी पर निर्माणाधीन पुल ढहने से लगभग 30 से अधिक लोगों की मृत्यु। और इस पुल निर्माण में येमन इंडिया व हुंडई कंपनियों द्वारा किया जा रहा था चंबल पुल का निर्माण। और 2025 की मुख्य चर्चित प्रकरण है उसकी बात करें तो झालावाड़ की स्कूल में जो छत गिरी और SMS अस्पताल में की ICU में आग और जयपुर में LPG ट्रक दुर्घटना। ये 2025 में जो ये घटनाएं मुख्य चर्चित प्रकरण रह चुके हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम इसी प्रकरण से संबंधित प्रश्न है PYQ है, यानी जो प्रीवियस ईयर यानी पीछे पेपर हुए हैं, जितने भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सभी साथी क्लास देखना न भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं इसी क्लास के बारे में। और जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।